हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तुम्हारा ब्यूटीफुल सा चैनल ब्राइट स्पार्क ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज। इकोनॉमिक्स की सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, यूपी बोर्ड है या फिर सीबीएसई बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाता है टॉपिक, जिसका नाम है बजट। बजट अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, महत्वपूर्ण चैप्टर भी है, जो कि अच्छे खासी हाई रैंकिंग आपकी हाई मार्क्स के लिए गैदर करने के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि भाई हम अच्छे से इसको डिफाइन करें, अच्छे से इसको समझें, ताकि हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले मन में सवाल उठता है, बजट क्या है? आज के टाइम पे उठने वाला ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बजट, क्योंकि अभी अभी हमने सुना भी है, हमारा अंतरिम बजट पेश हुआ है। ठीक है, तो अंतरिम बजट क्या था हमारा, कि जो चुनाव से पहले कुछ अवधि के लिए पेश होता है, ठीक है, उसे अंतरिम बजट कहते हैं। अभी हमारा चुनाव के बाद आएगा पूर्णकालिक बजट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बजट क्या है सबसे पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, बजट क्या है, चलो जी, अब हम बजट क्या है, बजट के प्रकार, ठीक है, उसकी परिभाषा जानेंगे। तो 12th क्लास के अध्याय में भी दे रखा है, बजट क्या है? आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमोदित व्यय, व्यय मतलब खर्चे, अनुमोदित प्राप्तियां, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि जो सरकार को प्राप्त हुई है, जो सरकार ने खर्च किया है, उसका विवरण। सरकार ने क्या खर्च करना है, अभी सरकार को कितनी प्राप्तियां प्राप्त होंगी वो, ठीक है, वो सब क्या कहलाती है? बजट कहलाती है। क्या कहलाती है? बजट कहलाते हैं। वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कहलाती है? बजट कहलाती है। गॉट इट? समझ आ गया? राइट। तो सरकार का व्यय यानी कि खर्चा कितना होने वाला है, कितना उन्हें प्राप्त होने वाला है, वह सब उनका विवरण बजट कहलाता है। बजट क्यों जरूरी है? संसाधनों का पुनः आवंटन, आय व धन का पुनः वितरण, आर्थिक स्थिरता के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, निर्धनता और बेरोजगारी उन्मूलन के लिए। यानी कि हम बजट के उद्देश्य हमारा रहता है कि हमारा संसाधनों का आवंटन अच्छा हो, ठीक है जी, आय और धन का वितरण अच्छा हो, आर्थिक स्थिरता अच्छी हो हमारी। ठीक है, ये बजट के मुख्य उद्देश्य होते हैं। बजट कितने प्रकार के होते हैं? राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। ठीक है, राजस्व बजट क्या होता है? सरकार की वित्तीय वार्षिक यानी कि वित्तीय वर्ष में अनुमोदित राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय का ब्यौरा, यानी कि सरकार की राजस्व बजट क्या कहलाता है? राजस्व जो आपकी प्राप्तियां होंगी, सरकार को क्या मिलेगी, और राजस्व व्यय जो सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। ठीक है, सरकार को प्राप्तियां जो होंगी वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, कर करेतर द्वारा सरकार को प्राप्तियां होती हैं। ठीक है, और सरकार का व्यय का ब्यौरा। ठीक है, ये रहा आपका राजस्व व्यय। अब आता है पूंजीगत बजट। कौन सा होता है? पूंजीगत का एक वित्तीय वित्तीय वर्ष में अनुमोदित, ठीक है, या अनुमानित पूंजीगत प्राप्तियां, जो पूंजीगत प्राप्तियां होती है, ये अनुमानित पूंजीगत व्यय। अनुमानित क्यों कहा गया है? क्योंकि हम अनुमान लगाते हैं कि शायद इतनी हमें प्राप्त हो जाएगी, इतनी हमसे खर्च हो जाएंगे, है ना, तो वो क्या हो जाता है? पूंजीगत बजट कहलाता है, उनका विवरण। अब बजट प्राप्तियां क्या होती है? इससे तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार की सभी स्रोतों से अनुमोदित अनुमानित मौद्रिक प्राप्तियों से है। बजट प्राप्तियां क्या है? जितनी भी सरकार को मौद्रिक यानी कि मुद्रा के रूप में प्राप्तियां प्राप्त होती हैं, मौद्रिक अनुमानित अनुमानित मौद्रिक प्राप्तियां हैं। ठीक है, मौद्रिक प्राप्तियां, डन। ठीक है जी, तो बजट प्राप्तियां पता चल गई, बजट के प्राप्त पता चल गए। नेक्स्ट है, बजट प्राप्तियों के दो उपवर्गों में बांटा जाता है। पहला राजस्व प्राप्तियां, दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां कौन सी होती है? वह प्राप्तियां होती है जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आती। वह प्राप्तियां जो देता देता है, पर सरकार उसके बदले उन्हें कुछ नहीं देती, जैसे टैक्स हो गया, जैसे एस्चीट हो गई, है ना, फी हो गई, कोई सी कोर्ट फीस वगैरह होती है ना, या फिर टैक्स वगैरह हो गया, इनकम टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया। उदाहरण, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की आय हो गई। ठीक है, सरकार को वो प्राप्त होती है, पर सरकार की कोई भी उसमें दायित्व उत्पन्न नहीं होती। पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी होती हैं? पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं आपकी वह प्राप्तियां जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है, जैसे कि सरकार द्वारा ऋणों के माध्यम से कोष प्राप्त करना। ठीक है, क्या कहलाता है? पूंजीगत
प्राप्तियां कहलाते हैं। आप लोग इसके नोट्स भी बनाते हुए चले, ठीक है बच्चे, नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी बहुत शॉर्ट नोट्स में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है आपका राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां क्या है? ये सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं करती या कम नहीं करती सरकार की परिसंपत्तियों को राजस्व प्राप्तियां, है ना। इसके बदले सरकार को कुछ भी नहीं देना पड़ता। और पूंजीगत प्राप्ति जो होती है ये सरकार की परिसंपत्तियों को कम कर देती है, ठीक है। और सरकार के दायित्वों में वृद्धि नहीं करती, ठीक है। ये सरकार के दायित्व में वृद्धि नहीं करती, सरकार का कोई दायित्व नहीं रहता, पर ये दायित्व में वृद्धि करती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना, ठीक है। ये आवृत्ति प्रकृति की होती है और ये आवृत्ति प्रकृति नहीं होती, ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है और हमने करना है कवर आज इसी वीडियो में, ठीक है। आपका बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा मुझे अगर, तो मैं बिल्कुल इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखूंगी, है ना। और इंशाल्लाह आपका मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है। सभी जरूरतमंदों को आपको जल्दी से जल्दी शेयर करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये आपका मोटिवेशन के रूप में मुझे स्वीकार्य होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर इसमें भाई लोगों तक ये पहुंचेगी वीडियोस, जिन बच्चों की प्रिपरेशन चल रही है, जो बच्चे अब इकोनॉमिक्स को बहुत टफ समझ रहे हैं, बिकॉज कुछ भी चीज टफ नहीं होती है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम राजस्व प्राप्तियों के बारे में पढ़ते। किस प्रकार की होती है भाई? प्रत्यक्ष कर होता है ना। सरकार जिस व्यक्ति पर लगाए, याद रखना, जिस व्यक्ति पर कर लग रहा है वही व्यक्ति चुका रहा है, वो कौन सा कर हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। जैसे कि आयकर मेरी इनकम पे लगा तो मैं ही चुकाऊंगी, मेरे बॉस नहीं चुकाएंगे जो मुझे इनकम दे रहे हैं, है ना। संपत्ति कर मेरे घर पे लगा है तो मैं ही चुकाऊंगी, कोई और नहीं चुकाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? आपका संपत्ति कर हो जाएगा। देन इसके बाद पढ़ते हैं हम संपत्ति कर के बाद, इट मींस प्रत्यक्ष कर कंप्लीट। अब आएगा हमारा अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या हो जाएगा बेटा? अप्रत्यक्ष कर यानी कि सिंपल सी बात, वह कर जो लगाया तो किसी और व्यक्ति पर है, पर उसका आंशिक या फिर पूर्ण रूप का भुगतान किसी और व्यक्ति को करना पड़ रहा है। जैसे जीएसटी लगता तो किस पर है? दुकानदार पर उसका भुगतान कौन करता है? हम खुद करते हैं, ठीक है ना। हमसे तो लेते हैं ना, ये थोड़ी है कि मतलब हमसे नहीं लेते, हाँ हम हमसे ही लेते हैं कि जीएसटी इतना परसेंटेज दे दो भाई, है ना। अब आता है बजट व्यय क्या होता है? प्राप्तियां पता चल गई, प्राप्तियां कर के रूप में होती है, ठीक है। व्यय, व्यय क्या होगा? इससे तात्पर्य है कि वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार द्वारा विभिन्न मदों के ऊपर की जाने वाली अनुमोदित व्यय। सरकार जो भी मदों पर क्या करती है? खर्चा करती है, उसे हम बजट व्यय कहते हैं। बजट व्यय के प्रकार होते हैं, उप भागों में बांटा जाता है, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय क्या होता है? जहां पे परिसंपत्ति में वृद्धि नहीं होती सरकार की, ठीक है। जैसे वो ब्याज का भुगतान करती है, कानून की व्यवस्था बनाने के लिए खर्चा करती है, आर्थिक सहायता करती है किसी की, ठीक है। राजस्व व्यय हो गया, जैसे राजस्व प्राप्ति में उसको कोई देयता उत्पन्न नहीं होती, ऐसी राजस्व व्यय में उसके परिसंपत्ति में कोई भी वृद्धि नहीं होती है, ठीक है बच्चे। और पूंजीगत व्यय में क्या होता है? सरकार की दायित्व में कमी करते हैं और विद्यालय भवनों का निर्माण, परिसंपत्ति में वृद्धि होती है, यानी कि जहां पैसा लगाएगा वो परिसंपत्ति उसकी खुद की होगी, ठीक है। राजस्व घाटा क्या होगा? जब सरकार की कुल, क्या, जब सरकार का कुल राजस्व व्यय क्या होगा बेटा? उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो, ठीक है। यानी कि प्राप्ति कम हो रही है सरकार को और खर्चा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सरकार का प्राप्ति कम हो रही है और खर्चा ज्यादा हो रहा है, वो क्या है आपका? राजस्व घाटा। भाई जाहिर सी बात है घाटा हो जाएगा उसे तो, है ना, अगर उसकी प्राप्तियां कम है और व्यय ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्व घाटे के प्रभाव के कारण क्या होता है? सरकार की भावी देनदारी में वृद्धि करता है और अनावश्यक व्ययों को जानकारी देता है। भाई घाटा हो रहा है, क्यों हो रहा है? लगता है ज्यादा देनदारियां कर ली, है ना, ज्यादा खर्चा कर लिया, ऋण का बोझ बढ़ गया तुम पर, तभी तो घाटा हो रहा है ना सरकार के पास, है ना। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय की रहित कुल प्राप्तियों पर अधिकता, यानी कि कुल व्यय की उधार रहित, जितना भी खर्च किया उन्होंने उधार के साथ ही ले लेके उधार खर्च करा, उस पर कुल प्राप्तियों पर अधिकता राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय उधार को पहले निकाल दो, ठीक है, फिर राजकोषीय घाटा निकलेगा कि कुल खर्चा जो तुमने किया है उसमें उधार निकाल कर कितना तुम पर गया है, वो क्या है आप पर? कुल प्राप्तियों पर वो व्यय उधार रहित, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये ऐसा खर्चा जो तुम्हारी प्राप्तियों पर अधिकता है, ठीक है।
जो तुम्हारी प्राप्तियां अधिक दिखाता है। ठीक है, राजकोषीय घाटे के प्रभाव क्या है भाई? मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, देश ऋण के जाल में फंस जाता है और ये देश में भावी विकास तथा प्रगति को कम करता है। ठीक है, अब प्राथमिक घाटा इसके अंदर आता है। प्राथमिक घाटा यानी कि राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाने से प्राथमिक घाटे का पता चलता है। यानी कि जितना भी तुम्हारा घाटा है उसमें से ब्याज की अदायगी हटा दी, जो ब्याज हमने लिया था वो हटा दिया, उससे पता चलेगा कि कितना घाटा हुआ है हमें। ठीक है, ब्याज और ऋण को हटाने के बाद, कि भाई ऋण भी लेते हैं ना क्योंकि। ठीक है, प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला राजकोषीय घाटे में से ब्याज को हटा देने पर। ठीक है, दोबारा देखना, अगर समझना है तो फिर दोबारा देखना, क्योंकि एक बारी में नहीं घुसेगी दिमाग में, थोड़ा डिफिकल्ट है पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, यू कैन डू इट। ठीक है, एंड यू कैन लर्न ऑल्सो, और यू शुड बच्चे, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम पास है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप कर लोगे। ठीक है, आगे आते हैं प्राथमिक घाटे के क्या प्रभाव पड़ते हैं। इससे पता चलता है कि भूतपूर्व नीतियों का भावी पीढ़ी पर क्या भार पड़ेगा, है ना। पता चलता है जो पुरानी हमारी नीति रही है उससे हमारी पीढ़ी पे क्या भाव पड़ने वाला है। और शून्य या प्राथमिक घाटे से अभिप्राय है कि सरकार पुराने ऋणों का ब्याज चुकाने के लिए उधार लेने को मजबूर है ना। यानी कि इससे पता चलता है कि सरकार जो है पुराने ऋण को, यानी कि जो उधार है उसका ब्याज चुकाने के लिए दूसरा उधार लेने के लिए मजबूर हो जाती है ना। ये ब्याज अदायगियों रहित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार की उधार जरूरतों को दर्शाता है। ये जो हमारा प्राथमिक घाटा है, ये दिखाता है सरकार की जरूरतों को, कैसी जरूरत है जो वो बेचारे राजकोषीय घाटे के उधार को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, विनिवेश से क्या तात्पर्य है? सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में शेयरों की बिक्री विनिवेश है। ठीक है, सरकार जो सार्वजनिक उपक्रम के शेयर्स होते हैं उनकी बिक्री करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर कोई खरीद रहा है उसे विनिवेश बोलते हैं। ठीक है, यानी कि री इन्वेस्टमेंट। अच्छा बच्चों, आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी देनी है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, एनसीईआरटी कोर्सेस स्टार्ट हो चुके हैं, बाकी अनदर क्लासेस की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप किसी भी स्टैंडर्ड से हैं, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या इंस्टाग्राम आईडी भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। आप अपना कोर्स लिख के बताइए, बहुत ही अच्छी पैकेज के साथ में आपकी क्लासेस विद रजिस्ट्रेशन, आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ले। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी ऑनलाइन। सो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड से, लाइक 9 to 12 है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, या आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी एंड अनदर एग्जामिनेशंस। सो आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, समझना है, दिक्कत आ रही, कोई डाउट है, एनीथिंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है और डाउट भी आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि टेंशन नहीं लेने का है, बस पढ़ाई करने का है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। होप सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे मेरे बच्चे, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी ऑनलाइन क्लास में अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चे, अब आ जाते हैं, बिकॉज हमें पता चल गया है बजट क्या है, बजट कितने प्रकार का है, बजट में क्या क्या चीजें हैं, है ना। बजट हमें घाटे कौन कौन से हैं, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट, इनको आप पढ़ो, है ना, लिखो इनको भी। ऋणों की वापसी पूंजीगत व्यय क्यों है? इससे सरकार की देयता में कमी आती है। ऋणों की वसूली पूंजीगत प्राप्ति क्यों मानी जाती है? क्योंकि इससे सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस हैं, मिनिमम 9 क्वेश्चंस हैं, 9 तक है, प्रत्यक्ष कर तक मैंने बता दिया है। अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा आपने देनी है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। 4-5 वर्ड की वो एक लाइन की परिभाषा है, जरूर लिखिए, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, होप सो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस लाने के लिए मुझे पूरी तरीके से महत्वपूर्णता दे, और दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट ओनली, लिटरली हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और बहुत सारा प्यार दे अपना, इसी तरीके से बने रहे मेरे साथ। एंड होप सो हम जल्दी आएंगे अपनी दूसरी वीडियो लेकर। अभी हम पढ़े थे बजट, अब हम इसी तरीके से इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह ब्लेस यू एंड गुड बाय, बाय बाय।